अस्सलाम वालेकुम। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ और ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। ये भी मेरे एक बहुत मेहरबान जो कारी हैं, मेरे फेसबुक पेज पे पढ़ने वाले हैं, जनाब तारिक साहब। ये उनके सवाल के ऊपर उन्होंने फरमाइश की थी कि उन्होंने स्वीडन आने का तरीक़ाकार उनको पता होना चाहिए कि जो यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं और जिनके पास लॉन्ग टर्म कार्ड है वहाँ का, जिसको आप पीआर या परमानेंट कार्ड भी बोलते हैं, वो लोग स्वीडन में किस तरह शिफ्ट हो सकते हैं। बेसिकली स्वीडन का सिस्टम सबसे ज़्यादा आसान है बनिस्बत जर्मनी के या बाकी यूरोपियन ममालिक के। बाकी यूरोपियन ममालिक तो इतनी जल्दी पेपर शिफ्ट चेंज नहीं करते आपके, लेकिन स्वीडन वाले और जर्मनी वाले आपके दो मुल्क ऐसे हैं जो इटली के, यूनान के या स्पेन के, जिनके पास पीआर है, जिसको इटली में परमेसो दी सोजोर्नो भी बोलते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। और जर्मनी थोड़ा सा मुश्किल है कि वो पहले आपको 1 साल के, फिर 2 साल के, फिर 3 या 5 साल के, फिर उसके बाद जाके किधर उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जबकि स्वीडन में अगर आपके पास अच्छा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डायरेक्ट ही आपको 5 साल के पेपर दे देते हैं। अगर आपके पास इटली के, यूनान के, स्पेन के या जो यूरोपियन शेंगन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ हैं, मैं उनके नाम गिनवा देता हूँ किस किस मुल्क के पेपर जो हैं वो स्वीडन में आराम से चेंज हो सकते हैं। क्योंकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो पहले भी मुझे सवाल आते थे कि आप, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डेनमार्क का रहने वाला हूँ या आयरलैंड का रहने वाला हूँ या स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला हूँ, तो क्या मैं पेपर चेंज करवा सकता हूँ स्वीडन में। तो उस लिए तफसील से बात हो जाए तो बेहतर है। अगर आपका ताल्लुक, आप रहते हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन। अगर इसके अलावा आप किसी और मुल्क में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेनमार्क, आयरलैंड या यूके में, और आपके पास वहाँ के परमानेंट पेपर हैं, तो आप उनको स्वीडन में चेंज नहीं करवा सकते क्योंकि उनका इन ममालिक साथ कोई मायदा नहीं है। अब कुछ ममालिक में जो लॉन्ग टर्म्स पेपर हैं, जिनको हम लॉन्ग टर्म रेजिडेंट कहते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ कोड्स लिखे होते हैं। अब उनकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह इटली में उसको परमेसो दी सोजोर्नो बोलते हैं, किसी के आगे सी ई लिखा होता है वर्ड, किसी के आगे ई सी, किसी के आगे ई यू। तो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कोड चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेल्जियम में जो उनके पेपर हैं उनमें मैक्सिमम के ऊपर जो 5 साल के बाद जो पेपर मिलते हैं उनको, उसके ऊपर ई जी लिखा होता है। तो ई जी का मतलब ये है कि इसके पास परमानेंट पेपर है, जो 5 साल आपने वहाँ पे रह के उसके बाद आपने अप्लाई किए हैं तो आपको मिले हैं। अगर आपके पास, आपने उस किसी मुल्क में 5 साल पूरे नहीं किए और तो आप स्वीडन में शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके पास वो पेपर नहीं है। तो 5 साल का अरसा मुकम्मल करना पहले बेसिक कंट्री में मस्ट है, वहाँ से परमानेंट पेपर लेना ये मस्ट है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप स्वीडन में नहीं आ सकते। उसके अलावा अगर पेपर के ऊपर सी ई ई सी या क्रोशिया के जिन लड़कों ने पेपर्स लिए हुए हैं क्रोशिया से, उनके ऊपर ई जेड लिखा हुआ है। इस तरह जो बल्कान कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चेक रिपब्लिक होगी या लिथुआनिया वगैरह सारे होगी, उनके पेपर के ऊपर ई एस लिखा होता है और ई वाई फिनलैंड के अंदर लिखा होता है। हंगरी के जो पेपर उनके ऊपर ई के लिखा होता है। जो माल्टा से लोग आते हैं उनके ऊपर के ई लिखा होता है। इसमें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो वीडियो को रिवाइंड करता जाए और साथ साथ देखता जाए और आगे चलता जाए उसमें। अब स्वीडन में शिफ्ट होने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं कि आप 3 या 4 चीज़ों में स्वीडन के अंदर आप शिफ्ट हो सकते हैं। आप उनको 4 डिफरेंट कैटेगरीज बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आप स्वीडन में आके वर्क कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर चौथी चीज़ है आपके पास, अगर आपके पास पेंशन याफ्ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इटली में पेंशन है और आपकी पेंशन वहाँ से 1200, 1400, 1500 यूरो आ रही है,
तो आप चाहते हैं कि इस पेंशन को आप स्वीडन में ट्रांसफ़र करवाएं तो वो भी पॉसिबल है। आप स्वीडन में आकर रहायश रख सकते हैं, स्वीडन के पेपर्स ले सकते हैं और उसी पेंशन के बेस पे यहाँ पे आपको कोई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स जिसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना मस्ट है। उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रेजिडेंट स्टेटस, फॉर एग्जांपल इसको इटली में आप कहते हैं परमेसो दी स्टोरनो, फ्रांस या जर्मनी में उसको, मुझे सच्ची बात है नहीं पता तो, लेकिन उसके ऊपर EC, EU, EZ, CE, वो जो भी मैंने आपको पहले कोड बताए हैं सारे, KEES सारा वो लिखा हुआ लाजमी होना चाहिए। तो दोबारा से, लॉन्ग टर्म रेजिडेंट कार्ड और पासपोर्ट। आप डेनमार्क, आयरलैंड, UK वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी ऑलमोस्ट पूरे यूरोप वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप काम के लिए, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए और पेंशन याफ्ता जो लोग हैं वो आके रह सकते हैं स्वीडन में। अब उसके साथ आपको क्या चीज़ चाहिए, जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको ज़ाहिर बात है जॉब का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और जो स्टडी वाले हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, कि उनको पता होना चाहिए कि उनके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो यहाँ पे कर सकते हैं। पेंशन वाले सबूत देना पड़ेगा कि कितनी पेंशन उनकी आ रही है और क्या कुछ है। सेम चीज़ स्टूडेंट्स में भी है। और अब मैं 1 बाय 1 इसको चलाता हूँ और आगे चलता हूँ तो इसमें आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो यहाँ पर आकर फौरी तौर पर जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें, मसलन जो इटली से या स्पेन से, ग्रीस से लोग आते हैं उनको स्वीडन के माहौल का नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। सबसे पहला बेसिक काम करते हैं, किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं, यार मैंने पेपर बनवाने हैं, मेरी हेल्प कर दो, क्या होगा? वो कहता है भाई जी इधर एक एजेंट है, वो आपसे 45,000 क्राउन, 50,000 क्राउन लेगा, ये उसकी फ़ीस है, वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट बना देगा, आपको सैलरी स्लिप्स बना देगा और आपके पेपर निकल आएंगे। जब तक नहीं निकलते आप 12 महीने टैक्स पे करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मूव होने का इरादा किया स्वीडन में तो आप याद रखें कि आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन साथ लेके आएँ। मैं जब बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो मैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। स्वीडन ऐसा मुल्क है जिसमें अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो जॉब का काम दिनों में है। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपने आखिर जाके रेस्टोरेंट्स में काम करना है, बर्तन धोने हैं, खेतों में काम करना है और ऐसे काम करना है जिसमें आपको 1,000 यूरो से ऊपर की आमदनी नहीं हो सकती। और रेस्टोरेंट के काम से में बेसिकली जो बात आ जाती है, अपने मुल्क वाले ये पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली जो काम करवाते हैं वो आपको 1,000 यूरो दे देंगे और आपसे 12-12 घंटे काम भी करवाते रहेंगे। तो बेहतर है, जब मैं टेक्निकल की बात करता हूँ तो उसमें जब मैं कहता हूँ आपके पास कारपेंटर, लकड़ी का काम आना चाहिए। अगर आपको लकड़ी का काम आता है तो स्वीडन में आप बादशाह हैं। अगर आपको रंग करने का काम आता है तो स्वीडन में आप बादशाह हैं। अगर आपको टाइलें लगाने आती हैं तो स्वीडन में आप बादशाह हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो स्वीडन में आप बादशाह हैं। याद रखें, लकड़ी का काम, बिजली का काम, टाइलें, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी काम है, बिजली का काम, अगर ये सब आपको आते हैं तो स्वीडन में आपके लिए बहुत मौके हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस C है या उससे ज़्यादा कोई चीज़ है तो आप बादशाह हैं। B लाइसेंस की भी स्वीडन में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्वीडन के अंदर लाइसेंस के बगैर काम मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है और आप स्वीडन में पहुंच चुके हैं, किसी तरीके से आपने पेपर भी निकलवा लिए और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपके पास सिंपल B लाइसेंस है तो आप किसी फूड डिलीवरी कंपनी में, अखबार डिलीवरी कंपनी में या मेल्स या पैकेट्स की डिलीवरी कंपनी में, जिस तरह अमेज़न हो गया, इनकी कंपनियों के साथ आप काम कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप अगर आप ठीक काम करें तो मेरे ख्याल में 1,800 से 2,000 यूरो तक आप मंथली टैक्स दे के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो समझ लें कि आपका 50% रोज़गार आपका उधर ही ख़त्म हो गया। उसके बाद 50% चांसेस आपके पास बाकी हैं।
आप किस तरह अवेल करते हैं। अगर आप पास टेक्निकल हुनर है प्लस ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ये समझ लें कि आपको 100% जॉब की गारंटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढने के तरीके आना चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों में जाना चाहिए यार मेरे लिए काम ढूंढो और मैं आ गया हूँ तो बस आप ही करोगे, तो ऐसे नहीं होता। खुद आके काम करेंगे, खुद ढूंढेंगे तो आपको काम मिलेगा। मैं आपको अपनी मिसाल खुद देता हूँ। मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मैंने पहले 15 दिन में एक काम ढूंढ लिया, अगले 30 दिन में मुझे रेगुलर काम मिल गया और अगले 1 साल में मैं मैनेजर की पोस्ट पे पहुँच गया यहाँ पे आके। तो ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं और ख़ुद तलाश करते हैं। और जब तक खुद तलाश नहीं करेंगे, आप या रेस्टोरेंट्स पे काम करेंगे, बर्तन धोएंगे या ये काम करेंगे सारे आके। हाँ, बर्तन धोने से याद है, पिज़्ज़ा बनाने वाले को पीछे है, शेफ़ का काम अच्छा है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तानी खानों के अलावा भी खाने बनाने आते हो, इटालियन ज़ाहिर बात है सारी दुनिया को अब आना शुरू हो गए हैं, और ग्रीक के खाने आते हो, तुर्किश खाने आते हो, तो इसमें भी आपका काम अच्छा चल सकता है। जब आप जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे आए, आप पास पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए उस मुल्क का जिस मुल्क से आप लेके आए। आप जॉब ढूंढना शुरू कर दें। आप लीगली तौर पर जिस मुल्क से आप आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इटली से, फ्रांस से या स्पेन से या यूनान से आ रहे हैं, अगर वहाँ के आपके पास परमानेंट पेपर हैं तो उन पे आप यहाँ पे रेगुलर काम कर सकते हैं। आपको पहले चेंज करवा के फिर काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आएँ, सीधा जाके काम ढूंढें और आप रेगुलर काम कर सकते हैं। उस रेगुलर काम की बेस के ऊपर आप अपने पेपर यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपको ये कहे कि यार मेरे पास पेपर नहीं है, वो गलत बात है। आपके पास यहाँ का टैक्स नंबर नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप रेगुलर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको कंसेशन दी है कि आप काम करने वाले हो, आप काम करें, आप आ जाएं यहाँ पे। इसलिए आप आएँ, पेपरों पे जॉब ढूंढें, काम करना शुरू कर दें। उसके बाद आपका दिल करता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आपका दिल करे आप पेपर जमा करवाएं। कोई अर्जेंट चीज़ नहीं है पेपर जमा करवाना। अगर आप बिज़नेस के लिए यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए बिज़नेस के लिए आपको यहाँ पर टैक्स ऑफिस में पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके लिए परमिशन पहले है, वो मेरी परमिशन मिलेगी फिर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन काम के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इटली के, फ्रांस के उन पेपरों पे आप सीधा रेगुलर काम कर सकते हैं। जॉब कॉन्ट्रैक्ट लें और काम करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, जो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहता है जी मेरे पास इटली के 5 साल के पेपर हैं और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, तो वो स्टूडेंट में आके पढ़ सकते हैं, प्लस वो काम भी कर सकते हैं। वो स्टूडेंट के पेपर उनको मिलेंगे, उसके ऊपर उनको कोई ख़ास परमिशन की ज़रूरत नहीं कि वो काम नहीं कर सकते, वो वहाँ पे काम भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी अपनी जारी रख सकते हैं। स्वीडिश गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की ममानियत नहीं है कि आप लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। अब बात आके आती है कि आपने पेपर को अप्लाई किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल आप आए हैं यहाँ पे, आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और अब आप जॉब कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो पेपर हैं, इन ममालिक के पेपर, वो स्वीडन में ट्रांसफ़र हो जाएं। तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्म है, मैं नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसमें मैं फॉर्म का नंबर लिख दूंगा। उस फॉर्म का नंबर है 137011 137011 137011। ये इस फॉर्म का नंबर है। इस फॉर्म को आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। मैं बता रहा हूँ, लिंक मैं दोबारा लगा दूंगा नीचे कमेंट्स में। इस फॉर्म को फिलअप करके उसको आप बाई पोस्ट इमिग्रेशन ऑफिस को भेज सकते हैं, या आप खुद इमिग्रेशन ऑफिस में जाके बाई हैंड जाके, कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा जाएं, खिड़की में जाके लाइन लगी होगी, आप लाइन में खड़े हो, फॉर्म जमा करवा दें, अल्लाह खैर सलाह। उस फॉर्म के साथ आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये फ़ीस जो अगर सिंगल आदमी है तो उसको 1500 स्वीडिश क्राउन देने पड़ेंगे। आप अप्रॉक्सीमेटली हिसाब लगा लेंगे, एक स्वीडिश क्राउन, 10 स्वीडिश क्राउन जो है वो 1 यूरो के बराबर है। इसका मतलब आपके 150-155 यूरो फीस है एक आदमी की, जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है। अगर आपके साथ फैमिली है, उस फैमिली में जितने भी मेंबर 18 साल से ऊपर हैं, स्वीडिश वाले 21 साल की उम्र तक के बच्चों को अलाउड करते हैं साथ लाने के लिए। अगर आपके बच्चे मसलन इटली में 18 साल से ऊपर का बच्चा नहीं आ सकता,
तो आप स्वीडन में मूव होंगे तो 21 साल तक के बच्चे को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो 18 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए 1500, 18 साल से कम उम्र वालों के लिए 750 स्वीडिश क्राउन, 75 यूरो बन गए। और इसी तरह आपकी वाइफ के लिए भी 1500 स्वीडिश क्राउन आपके बन सकते हैं। और जितने आपकी फैमिली मेम्बर हैं आप प्लस माइनस करके उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं माइग्रेशन वर्कर में, तो फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना होता है? जाहिर बात है पासपोर्ट की फ़ोटो कापी मस्ट है। उसके बाद आपका जो इटली का, यूनान का या स्पेन का या जिधर से भी आप आ रहे हैं उसका जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट है या इटालियन में परमेसो दी सोजोर्नो बोलते हैं, वो उसकी कापी मस्ट है। उसके बाद एक यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से एक फॉर्म होता है, मैं उसका भी लिख लगा दूंगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। उसका एक स्पेसिफिक नंबर है, उसका नंबर है 227021 227021। ये फॉर्म भी आपने फिल करना है। उस फॉर्म में लिखा होता है कि आप जॉब किधर करें। आप ये समझ लें कि सिंपल अल्फाज में ये इसको हम जॉब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आप सैलरी जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको सैलरी स्लिप अगर आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 महीने से ऊपर काम कर चुके हैं या आपने 10 दिन काम किया, उसके बाद फर्स्ट आ गई है तो फर्स्ट तक आपको एक सैलरी स्लिप तो मिलेगी। तो वो 10 दिन की सैलरी स्लिप या आप 2 महीने काम कर चुके हैं उसके बाद आपने पेपर जमा करवाए हैं तो वो आपको सैलरी स्लिप उसमें मिलेगी। वो आपने साथ लगानी आपके मस्ट है, ये चीज़ याद रखें। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपका लगाना ज़रूरी है। सैलरी स्लिप अगर आप हो चुकी है तो वो लगाएं। उसके बाद क्या नाम है, पासपोर्ट आपका। मैं ज़रा पानी पी लूँ थोड़ा सा। पासपोर्ट, लॉन्ग टर्म रेजिडेंट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप, ये तीनों चीज़ें, ये अगर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो। अगर आपने बिजनेस के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है कि आप किसी और मुल्क से हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप स्वीडन में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करना वर्क परमिट लेने से ज़्यादा आसान है। लेकिन इस चीज़ की थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं कि जब आपको पेपर इशू होते हैं वो बहुत लंबा अरसा लगाते हैं। अच्छा, वर्क परमिट के लिए जब आप पेपर अप्लाई करते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके पेपर 1 हफ्ता में आ जाएं, ये भी हो सकता है कि आपके पेपर 1 साल में आ जाएं। डिपेंड करता है कि आपने जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगाया है वो किस किस्म का लगाया है। जिस आदमी के पास आपका पेपर्स पहुँचे हैं माइग्रेशन ऑफिस के अंदर, उसकी मिसाल इस तरह है कि जब आप यहाँ पे पेपर जमा कराते हैं तो माइग्रेशन ऑफिस के अंदर फॉर एग्जांपल 50 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं केस कि ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये आपने करना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसके बाद उस आदमी पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितनी जल्दी काम करने वाला है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या वो मांगता है। जिस तरह इटली में एक मुहावरा है कि राइट हैंड वालों को नहीं पता होता कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है और लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ माइग्रेशन ऑफिस में भी है। मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, बी की रिक्वायरमेंट कुछ और है, सी की रिक्वायरमेंट कुछ और है। मुमकिन है वो आपसे कहे जी वेट करें, 6 महीने बाद आपको कहे जी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स ले आएँ। ये भी मुमकिन है एक आदमी बैठा हुआ पेपर निकाले, पहले ही दिन चेक करें और जी ठीक है, उसी दिन आपको लेटर इशू कर दे, आ जाए जी आप अपने पेपर ले लें। तो ये आपकी लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और लक पे डिपेंड भी जो उस इमिग्रेशन ऑफिसर्स पे डिपेंड है जो वहाँ पे बैठे होते हैं, वो कौन आपको मिला है और किस नौयत का आदमी मिला है। कीड़े निकालने वाला तो नहीं है। या क्लियर हो गई है मेरे हाल में बात आपको इस चीज़ की। जो बिज़नेस की मैं बात कर रहा था, बिज़नेस में वो पेपर देने से पहले 200 दफ़ा सोचते हैं। अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट में वो 10 दफ़ा सोचेंगे तो बिज़नेस में वो 200 दफ़ा सोचेंगे कि जो आदमी आया है ये आदमी वाकई बिज़नेस कर रहा है या हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि
जो चीज़ हम सोचते हैं वो हमारी सोचों से भी ज़्यादा आगे हैं, उनके आगे लाखों केस आते हैं। हम लोग 10 आदमियों से सुन के तो आगे बात करते हैं, लेकिन उनके सामने 200 आदमी की मिसाल सामने से पहले मौजूद होती है। तो जो आदमी सबसे आसान कहते हैं यार मैं जाकर अपनी दुकान खोल लेता हूँ, पेपर जमा करवा दूंगा, पेपर बन जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नॉर्मल रूटीन पे आपको 1.5 से 2 साल लग सकते हैं आपको पेपर मिलने में, अगर आपने बिजनेस के लिए अप्लाई किया है तो। और सेम चीज़ जब बिजनेस के लिए आपको पेपर मिल जाएंगे, आप बिजनेस करते रहेंगे, 5 साल के बाद जाके जब आप कहते हैं मैंने अब स्वीडन की पीआर लेनी है, फिर नॉर्मल टाइम से दुगना टाइम फिर भी लगेगा आपका। वो फिर आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे, आपकी एक एक चीज़ चेक करेंगे, मुमकिन पेपर जमा करवाने के 2 साल बाद भी आप चीज़ें चेक कर रहे हो कि अच्छा हम वेट करते हैं कि आपका जो इस साल डिक्लेरेशन करेंगे वो कितनी आएगी, पिछले सालों की ठीक है, नेक्स्ट चीज भी चेक कर लेंगे। तो इसलिए बिजनेस थोड़ा सा होता है। अच्छा, बिजनेस के पेपर जमा करवाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे टैक्स ऑफिस में जाकर, टैक्स ऑफिस को बोलते हैं स्काते वरकत, और माइग्रेशन वाले दफ्तर को बोलते हैं माइग्रेशन वरकत। तो स्काते वरकत टैक्स वाले दफ्तर में जाके आपको यहाँ से लेना पड़ता है एफ स्कात, उसको बोलते हैं एफ टैक्स, जिसको आप सिंपल लफ्जों में, वो वहाँ से आपने अप्रूव करवाना है, वो आपने लेना है। उसके बगैर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, उसकी अप्रूवल लाजमी है आपको। जब पेपर जमा करवाने के लिए एफ स्कात के डॉक्यूमेंट्स मस्ट है, साथ VAT वात जिसको बोलते हैं, जिस तरह इटली में ईवा हो गया, या जिस तरह आप ट्रीमेस्टर टैक्सेस या मंथली टैक्सेस जो आप जमा करा रहे हैं इनको, उसकी रिपोर्ट लगानी भी आपका मस्ट है कि आप कितने टैक्सेस साथ इनको पे कर रहे हैं। अगर दूसरी आप बिजनेस का दूसरा तरीका ये है कि आप नया बिजनेस खोलने के अलावा आप कहते हैं जी कि मैं चला चलाए बिजनेस खरीद रहा हूँ, तो वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी हर रिपोर्ट्स पहले बनी होती हैं। तो उसमें आपको जो ट्रांसफ़र एग्रीमेंट होता है बिजनेस के ट्रांसफ़र करने का, वो लेना मस्ट है। उसके बाद उस बिजनेस की जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है, जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि कितना कमाया, क्या खर्च किया, कितना टैक्स दिया, कितना उसके बाद सेल्स टैक्स दिया, वो सारा कुछ, वो रिपोर्ट होनी मस्ट है। अगर वो रिपोर्ट होगी तो उसमें आपको थोड़ी सी आसानी हो सकती है। जो तीसरा ऑप्शन मैंने बोला था स्टूडेंट्स के लिए, आपके पास यूरोपियन मुल्कों के परमानेंट पेपर हैं, आप समझते हैं आपके पास इतना पैसा जमा हो गया है कि आप अपना मुस्तकबिल अच्छा बनाने के लिए दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, स्वीडन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया में टॉप लेवल की यूनिवर्सिटियाँ हैं, और ख़ासकर उपसाला, लुंड, इन शहरों की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की पहली 80 यूनिवर्सिटियों में शामिल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फर्दर मुस्तकबिल बनाएं तो यूनिवर्सिटियों में दाखिला लें, उसके लिए आपको मिनिमम अपर सेकेंडरी स्कूल लेवल में आपको दाखिला लेना पड़ेगा। आप उससे नीचे नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते मैं जा रहा हूँ, अब मैंने मैट्रिक का स्टूडेंट से करनी है, मेरे पास यहाँ के इटली की परमानेंट पेपर है, मैट्रिक स्टूडेंट्स का, इस तरह ये पॉसिबल नहीं है। स्टडी वीज़े पे आप इस तरह नहीं आ सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं स्वीडिश ज़बान का कोर्स करना चाहता हूँ, मुझे आप स्वीडन के पेपर दे दें, एक्सेप्टेबल नहीं है। बेसिक आपको अपर सेकेंडरी लेवल से ऊपर आप जाएंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। लेकिन उसमें एक चीज़ और आपको बताना, आपको सोर्स बताने होंगे कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। प्लस आपको बताना होगा कि आपको जो हेल्थ के हवाले से जिस मुल्क से आप आ रहे हैं वो मुल्क आपके हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूरोपीय यूनियन का आपस में मुआहदा है, आपके पास एक कार्ड होता है हेल्थ कार्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास इटली का हेल्थ कार्ड है, आप स्पेन में चले गए, आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटल में जाए, इलाज करवाएं, स्पेन वाले आपसे पैसे नहीं लेंगे, वो इटली गवर्नमेंट से बाद में चार्ज कर लेंगे, आपको इलाज फ्री कर देंगे। सेम चीज़ स्वीडन वाले वो कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसमें आपका हेल्थ को, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल हेल्थ की आप इंश्योरेंस करवा लें, और उस इंश्योरेंस की बेस पे आपको परमिशन हो जाएगी, ठीक है आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया आके। ये मैंने कुछ आपको जो पॉइंट्स सारे बताए, आई होप कि आपके लिए बहुत सूटेबल हैं आपके आने में। और अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, एक दफ़ा वीडियो को रिवाइज कर लें, वीडियो को आप चेक कर लें, और
जो भी क्वेश्चन है आपके, आप इस यूट्यूब चैनल में नीचे आप लिखे कमेंट्स में, मैं 100% कोशिश करूँगा पहले दिन या दूसरे दिन में आपको जवाब लाजमी दूँ। और इस लास्ट में जिस तरह सारी दुनिया वाले कहते हैं, हर चैनल वाले यही कहता है, आजकल तो सियासतदान भी कह रहे हैं कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो आप फ़ौरन आप तक पहुँचे। और मुझे ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, किस मुल्क के इमिग्रेशन के रूल्स के बारे में आपको चाहिए, या स्वीडन में आपको फर्दर कोई मालूमात चाहिए। आप सिंपल मुझे सजेशन देते हैं, इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के दे दूँगा। तारिक साहब, स्पेशली तौर पे आपके लिए, आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका ये मसला हल हो गया होगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। ट्राई करें, स्वीडन आए, कुछ मालूमात चाहिए लिखे कमेंट्स में, ज़रूर इंशाल्लाह मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।